केमिस्ट्री। अक्सर इसका नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है, राइट? पर एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हम इसको एक मुश्किल सब्जेक्ट की जगह सिर्फ एक नई भाषा मान ले। एक ऐसी भाषा, या यूं कहें कि ऐसी ग्रामर, जो इस लगातार बदलती हुई यूनिवर्स को, इस मैटर को समझने के काम आती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं और पदार्थ के इस ग्रामर की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम 4 मेन हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहला, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, फिर बैलेंसिंग द स्केल्स, तीसरा 5 वेज मैटर ट्रांसफॉर्म्स, और आखिर में क्लूज ऑफ अ रिएक्शन। शुरुआत करते हैं। अब जरा इन हैंड रिटन नोट्स के स्ट्रक्चर तरीके को देखिए। देखने में कितने नीट और अप्रोचेबल लग रहे हैं, है ना? इसको देखकर ही एक बात क्लियर हो जाती है कि केमिकल इक्वेशंस को समझना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या डरा देने वाली पहेली नहीं है। ये दरअसल एक बेहद सुलझा हुआ मेथोडिकल प्रोसेस है। और इसी के साथ आते हैं सेक्शन 1 पर, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। असल में केमिकल इक्वेशंस और कुछ नहीं है, बस एक शॉर्टहैंड तरीका है एक केमिकल रिएक्शन को पेपर पर दर्शाने का। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने थॉट्स लिखने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस की तरह इसके भी 2 मेन हिस्से होते हैं। लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट्स, यानी वो स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम रिएक्शन शुरू करते हैं, और राइट साइड में आते हैं प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्शन के बाद जो नतीजा निकल कर आता है। ये सिंपल लेफ्ट टू राइट फ्लो ही इस केमिस्ट्री की भाषा का सबसे बेसिक रूल है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ रिएक्टेंट के रूप में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हैं, जो मिलकर प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जब इन शब्दों को हम केमिस्ट्री के सिंबल्स में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनता है Mg+O2 gives MgO। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन जैसा, बिल्कुल सीधा और साफ। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, बैलेंसिंग द स्केल्स, द गोल्डन रूल। बेसिक वोकैब्युलरी तो हमने देख ली, पर अब वक्त है इस भाषा के उस पक्के गोल्डन नियम को समझने का जिसे किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। और वो गोल्डन रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सीधे शब्दों में कहें तो एटम्स कभी भी जादू से ना तो पैदा होते हैं और ना ही अचानक हवा में गायब हो सकते हैं। जो एटम्स रिएक्शन के स्टार्ट में थे, ठीक वही एंड में भी होने चाहिए। इसलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जैसे पानी बनने के इस एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। स्टेप 1 में H2 और O2 मिलकर H2O बना रहे हैं, पर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए हम स्टेप 2 में कोएफिशिएंट्स यूज करते हैं। H2 के आगे 2 और H2O के आगे भी 2 लगाने से अब हमारी इक्वेशन बन गई 2H2 + O2 gives 2H2O। अब दोनों तरफ के स्केल्स बिल्कुल परफेक्टली लेवल्ड हैं। ओके, अब आता है सेक्शन 3, 5 वेज मैटर ट्रांसफॉर्म्स। इसे ना एक तरह का माइक्रोस्कोपिक सोप ऑपरा समझिए। लोहे पर जंग लगना हो या कोयले का जलना, एटम्स का आपस में जुड़ना और टूटना, मुख्य रूप से इन्हीं 5 प्लॉट्स या तरीकों में होता है। सबसे पहला प्लॉट है कॉम्बिनेशन। जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक अकेला प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको आप एटॉमिक लेवल की एक शादी की तरह देख सकते हैं, जहां 2 अलग-अलग लोग हमेशा के लिए मिलकर एक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन और ऑक्सीजन को देखिए। C और O2 यहाँ परफेक्टली कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 2 शुरुआती इंग्रेडिएंट्स थे और वो जुड़कर एक हो गए। दूसरा रिएक्शन इसका ठीक उल्टा है, डीकॉम्पोजिशन। यहाँ एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर 2 या उससे ज्यादा अलग-अलग प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। अगर कॉम्बिनेशन जुड़ना था तो ये समझिए एक माइक्रोस्कोपिक ब्रेकअप है, जहाँ रास्ते अलग हो गए। जैसे जब पानी यानी H2O का डीकॉम्पोजिशन होता है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। एक अकेली सब्सटेंस थी और अब वो 2 अलग प्रोडक्ट्स में बांट चुकी है। तीसरा प्लॉट थोड़ा ड्रामेटिक है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और किसी दूसरे वीकर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अग्रेसिवली धक्का मारकर निकाल देता है और खुद उसकी जगह कब्जा कर लेता है। यहाँ लेड यानी Pb और कॉपर क्लोराइड की आपस की रिएक्शन को देखिए। लेड ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद क्लोरीन के साथ जुड़कर PbCl2 बना लिया, और कॉपर बेचारा वो अकेले बाहर निकल गया। ये डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है।
फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बात थोड़ी पीसफुली हैंडल होती है। दो कंपाउंड्स बस अपने आयन पार्टनर्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे इस इक्वेशन में NaOH और HCl बिल्कुल चुपचाप अपने पार्टनर्स स्वैप कर लेते हैं और आसानी से NaCl और H2O बन जाते हैं। अब पांचवा पॉइंट बहुत